Hello student, welcome to my channel. We are discussing 13th chapter photosynthesis. In previous class we have discussed the C3 cycle, that is Kelvin-Benson cycle, but today we will discuss the C4 cycle. ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? C4 साइकिल. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वो C3 C4 साइकिल नाम क्यों पड़ा. क्योंकि C3 साइकिल जो होती है वो हम कह सकते हैं वहां पे पहला स्टेबल कंपाउंड कितना था, 3 कार्बन कंपाउंड. यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड कितना है, 4 कार्बन कंपाउंड, इसलिए क्या कहते हैं C4 साइकिल. तो चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो रिलेटेड है. पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये साइंटिस्ट किसके द्वारा डिस्कवर की गई. तो डिस्कवर बाई, हम कह सकते हैं किसके द्वारा डिस्कवर की गई या स्टडी की गई. स्टडी बाई किसके द्वारा, तो आप जानते हैं हैच एंड स्लैक, इसीलिए इस साइकिल का नाम पड़ा है हैच एंड स्लैक साइकिल. सेकेंड हम बात करते हैं आगे. ये आपकी जो साइकिल डिस्कवर की गई है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेकेंड कंडीशन क्या है कि डबल CO2 फिक्सेशन. डबल CO2 फिक्सेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 बार होता है. फर्स्ट में क्या होता है, आप कह सकते हैं OAA, आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड. फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. क्या है ये, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ये कितने का है, 4 कार्बन का है. ध्यान दीजिए, इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या पड़ा है, C4 साइकिल. ये पहला स्टेप होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का. अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप जो होता है, यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन कैसे होता है, तो आप कह सकते हैं बाई C3 साइकिल. आप कह सकते हैं एक बार यहाँ पे फिक्सेशन होगा कैसे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के द्वारा, फिर किसके द्वारा होगा, C3 साइकिल के द्वारा. इसीलिए इसका हम क्या कहते हैं, डबल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, या हम कह सकते हैं डबल फिक्सेशन ऑफ CO2. सेकेंड कंडीशन ध्यान दीजिए. अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो आप कह सकते हैं दे टॉलरेट एट हाई टेम्परेचर. ध्यान दीजिए, दे क्या करते हैं, टॉलरेट एट हाई टेम्परेचर. कब टॉलरेट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट करते हैं. सेकेंड कंडीशन हम कहेंगे सो रिस्पॉन्स इसके एट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी. तो हाई लाइट इंटेंसिटी में रिस्पॉन्स वो करते हैं. थर्ड हम कहेंगे दे लैक, इसमें कमी होती है, वेस्टफुल प्रोसेस. कौन सा है, फोटो रिस्पायरेशन. और इस वेस्टफुल प्रोसेस का यहाँ पे क्या होती, कमी होती है. अब हम लास्ट में क्या कर सकते हैं कि अगर ये टेम्परेचर बढ़ने पे काम करेगा, लाइट बढ़ने पे काम करेगा, मतलब हर समय काम करेगा, और वेस्टफुल प्रोसेस भी नहीं होगा, मतलब लॉस भी नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. तो हम कह सकते हैं दस प्रोडक्टिविटी इन C4 प्लांट इज मोर इन कंपेरिजन टू C3. क्यों C3 में, क्योंकि आप जानते हैं C3 में क्या होता है कि ये सब कंडीशन फॉलो नहीं होती. C3 में टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता है वो क्या होता है, तुरंत निष्क्रिय हो जाता है, या आप कैसे साइकिल रुक जाती है. दूसरा, अगर हम बात करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो वो भी फिर क्या होता है, स्लो हो जाता है प्रोसेस यहाँ पे. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि फोटो रिस्पायरेशन पाया जाता है कहाँ पे, C3 साइकिल में, यहाँ नहीं पाया जाता. तो चलिए हम कहेंगे 10 प्रोडक्टिविटी इज मोर इन C4 प्लांट इन कंपेरिजन टू C3 प्लांट. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है C4 प्लांट में C3 की तुलना में. चलिए दिख नहीं रहा था, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, कंपेरिजन टू C3 प्लांट.
ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है C3 की तुलना में। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट आपका देखिए कहाँ टॉलरेट करता है, हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट करेगा, और कहाँ करेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी पे करेगा, और क्या करेगा कि फोटो रिस्पायरेशन यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। चलिए तो हम लोग देखते हैं ये कहाँ पे पाया जाता है। आप कह सकते हैं ये 2 सेल में पाया जाता है। किसमें? तो आप कह सकते हैं साइकिल कंप्लीटेड इन 2 सेल। अब देखिए 2 सेल कौन कौन सी है, एक आपकी है मीजोफिल सेल, दूसरी कौन सी है, बंडल शीथ सेल। ये 2 तरह की सेल पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं जो बंडल शीथ सेल होती है वहां पे ग्रैना एब्सेंट होता है और मीजोफिल सेल में ग्रैना प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिए यहां पर आप कहेंगे ग्रैना प्रेजेंट होता है, यहां पे क्या होता है, ग्रैना एब्सेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मीजोफिल सेल में कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के। तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, स्मॉल साइज। यहाँ पे कैसे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट लार्ज साइज। ये आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं मीजोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, रूबिस्को। तो आप यहाँ पे कहेंगे रूबिस्को, हम लोग उस दिन बात किए थे, प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, रूबिस्को एब्सेंट। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्या होता है कि ये C4 साइकिल आपकी मीजोफिल सेल से स्टार्ट होती है, बंडल शीथ सेल से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को एब्सेंट होता है। दूसरी अगर बात हम अगर करते हैं नेक्स्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि अब आपका ये बंडल शीथ सेल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं बंडल शीथ सेल मतलब वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ थिक वॉल्ड की सेल होती हैं, एक पूरा लेयर बनाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं, यहां पे लिख लेते हैं सेल प्रेजेंट, लिखते हैं ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, सेल प्रेजेंट अराउंड वैस्कुलर बंडल फॉर्म क्या बनाते हैं, शीथ। क्या बनाते हैं, शीथ बनाते हैं, मतलब एक कवच का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्रैंज एनाटॉमी प्लांट। तो हम कह सकते हैं शीथ नोन एज क्या कहते हैं, क्रैंज एनाटॉमी। मतलब हम कह सकते हैं C4 प्लांट में क्या पाया जाता है, क्रैंज एनाटॉमी पाया जाता है। अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो आप कह सकते हैं ये आपका होता है वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे ये आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। ये देखिए, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी है बंडल शीथ सेल, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रैंज एनाटॉमी, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे इसकी साइकिल। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं ये जो साइकिल कैसे क्या होता है। देखिए फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे क्या है, PEP, पहला एक्सेप्टर कंपाउंड क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, PEP। इसे हम क्या कहते हैं, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्या कहेंगे, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ध्यान दीजिए PEP मतलब क्या है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। हम कह सकते हैं ये फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड क्या होता है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कंपाउंड है, जो क्या करता है, इन्वायरमेंट के CO2 को एक्सेप्ट करता है। प्रोसेस कौन सा होता है, कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन सा यूज होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसे हम क्या कहते हैं, पेप्टेज। क्या कहते हैं,
पेपकेज। ये एंजाइम आपका यूज होता है पेपकेज, जिसकी उपस्थिति क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलेशन होता है। पेपकेज क्या करता है, एनवायरमेंट की CO2 को बाइंड करता है, मतलब कैप्चर करता है, पकड़ता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये आपका पेप कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, CO2 को लेकर के किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कैसे, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब क्या करता है ये कि हाइड्रोजन को लेकर के क्या बनाता है, माइलिक एसिड। सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आपका बनाता है माइलिक एसिड, या उसी को हम कह सकते हैं एस्पार्टिक एसिड। अब ये आपका एस्पार्टिक एसिड या माइलिक एसिड क्या करता है, अब यहाँ पे देखिए इनएक्टिव हो जाता है। अब क्या करेगा, अब यहाँ कोई काम नहीं करेगा, अब ये पहुंचेगा कहाँ पे, बंडल शीथ सेल में। अब जैसे ही डिफ्यूजन के द्वारा पहुंचता है बंडल शीथ सेल में, तुरंत क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिक्सेशन दो बार हम लोग बात किए थे। एक बार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, अब यहाँ पे देखिए फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया गया। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया गया अब कहां जाएगा, इसको देखिए फिर लेता है C3 साइकिल, तो सेकंड फिक्सेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पे देखिए रुबिस्को प्रेजेंट है, यहाँ पे रुबिस्को नहीं प्रेजेंट था। फिर हम बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि ये माइलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके क्या बनाता है, पायरुवेट। अब पायरुवेट क्या होगा, यहाँ पे निष्क्रिय हो गया। अब ये तभी काम करेगा जब कहां पहुंचेगा, मेसोफिल सेल में। अब जैसे ये मेसोफिल सेल में पहुंचा, आने के बाद क्या करता है, तुरंत यहाँ पे आप कह सकते हैं डाइकाइनेज होता है। डाई मीन्स दो, काइनेज मतलब स्प्लिटिंग, किसकी स्प्लिटिंग, एटीपी की। कैसे, तो अब देखिए एक बार एटीपी टूटेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर क्या बनाएगा, एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर अब देखिए क्या कंडीशन आएगी, हम कह सकते हैं कि ये एडीपी फिर से टूटेगा, एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। हम कह सकते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये क्या हो जाता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। तो कितनी बार स्प्लिटिंग हुई, दो बार। ठीक है, कितनी बार हुई, 2 टाइम्स हुई। तो हम कह सकते हैं, अब इसको ऐसे नोट करें, या हम कह सकते हैं दो बार एटीपी दिखा दें, जैसे आपकी इच्छा, वैसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्या चीज, C4 साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे बात करेंगे, यह साइकिल आपकी 2 सेल में कंप्लीट होती है। पहली कौन सी, मेसोफिल सेल, दूसरी कौन सी, बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल में क्या होता है, पेपकेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पेपकेज, जो क्या करता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, बाउंड करता है। तो क्या करेगा, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड पेपकेज एंजाइम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, क्या बनाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड, पहला स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए साइकिल का नाम क्या पड़ा है, C4 साइकिल। अब क्या करेगा, इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज होगा। अब क्या बन जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज होने के बाद तुरंत बनता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। अब मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड क्या होगा, वहां पे निष्क्रिय पड़ा रहेगा। अब कहां जाएगा, ये तुरंत मूव करेगा कहां पे, बंडल शीथ सेल में। और जैसे बंडल शीथ सेल में पहुंचेगा तुरंत एक्टिव हो जाएगा, मतलब उसका एरिया आ गया। अब वहां पहुंचने के बाद क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है तो प्रोसेस कौन सा होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला जाएगा, C3 साइकिल में चला गया। अब आपको पता है जब C3 साइकिल तभी होगी जब वहां पे रुबिस्को होगा, इसलिए हम लोगों ने क्या कहा था कि बंडल शीथ सेल में क्या प्रेजेंट होता है, रुबिस्को प्रेजेंट होता है, और मेसोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, पेपकेज। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो पेपकेज होता है यह बंडल शीथ सेल में एब्सेंट होता है और मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। इसीलिए यह लाइफ साइकिल आपकी स्टार्ट होती कहां से, मेसोफिल सेल से। अगर ये रुबिस्को आपको प्रेजेंट होता मेसोफिल सेल में तो लाइफ साइकिल वहां से स्टार्ट होती, लेकिन वहां से प्रेजेंट ही नहीं होता। अब क्या होगा, यह मैलिक एसिड क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके क्या बनाता है, पायरुवेट। पायरुवेट क्या होगा, वहां पे इनएक्टिव हो गया। पायरुवेट कब एक्टिव होगा, जब ये पहुंचेगा मेसोफिल सेल में। और जैसे वहां पहुंचता है तुरंत क्या होता है, यह आपके एटीपी को लेता है और आप कह सकते हैं एनर्जी को लेगा और फिर से बना देगा पीईपी, ताकि वो साइकिल चलती रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, C4 साइकिल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे, बंडल शीथ सेल क्या होती है, नॉट परमिएबल टू CO2 गैस। ध्यान दीजिएगा, बंडल शीथ सेल CO2 से परमिएबल नहीं होती है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ से CO2 इंटर नहीं करेगा। फिर देखिए, बट मेसोफिल सेल आपकी जो होती परमिएबल होती किससे, CO2 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइकिल आपकी स्टार्ट होती कहाँ से, मेसोफिल सेल से।
ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो CO2 फॉर्म्ड होता है इसमें बंडल शीथ सेल में, वह यूज हो जाता है कहां पे, बंडल शीथ सेल में, किसके द्वारा, C3 साइकिल के द्वारा। हम कह सकते हैं द CO2 डेवलप ड्यूरिंग C4 साइकिल इन द बंडल शीथ सेल यूज्ड इन द सेम सेल बाय C3 साइकिल। दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं कि जो C4 प्लांट हमारे होते हैं ये मोर ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि ये मोर सुटेबल होते हैं, किस लिए हम कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि यह आपके CO2 कंसंट्रेशन कम होता है तब भी ये काम करते हैं। लेकिन C3 साइकिल क्या होती है, C3 प्लांट, वो उस समय अपना काम नहीं करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि C4 साइकिल या C4 प्लांट जो होते हैं मोर सुटेबल होते हैं क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन में भी काम करते हैं, लेकिन C3 प्लांट जो होते हैं वो उस समय काम नहीं करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो जब एग्जांपल देखते हैं मोनोकॉट में किस में पाया जाता है, मोनोकॉट प्लांट का। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे डाइकॉट प्लांट की एग्जांपल, डाइकॉट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि जो मोनोकॉट प्लांट हमारे होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आप कह सकते हैं साइपरेसी फैमिली या ग्रैमिनी फैमिली, साइपरेसी या ग्रैमिनी फैमिली में। और हम अगर प्लांट एग्जांपल की बात करें तो आप कह सकते हैं सॉरगम, सॉरगम आपका प्लांट होता है। दूसरा अगर हम प्लांट करें कौन सा होता है तो आप कह सकते हैं सुगर केन, मेज, सुगर केन। दूसरा कौन सा होता है, मेज, सुगर केन, मेज। अब हम कह सकते हैं एक और प्लांट होता है आपका एमरैंथस, एमरैंथस। अब हम डाइकॉट में आते हैं तो डाइकॉट में कौन कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं चिनोपोडियम यूफोरबिया, चिनोपोडियम यूफोरबिया, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, चिनोपोडियम यूफोरबिया। बोइरहेविया, बोइरहेविया, इन सब प्लांट में आपकी ये साइकिल पाई जाती है। अब इसी के बाद थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या डिस्कस करेंगे, कितने ATP यहाँ पे कंज्यूम होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे कितने ATP आपके कंज्यूम्ड होते हैं तो हम नोट करते हैं। चलिए तो हम लोग नोट करेंगे ATP कंज्यूम्ड इन C4 प्लांट, ATP consumed in C4 प्लांट कितने होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम कह सकते हैं कि C4 साइकिल में कितने ATP यूज हो रहे थे, 2 ATP, क्योंकि ATP से ADP, ADP से AMP। तो हम कह सकते हैं C4 साइकिल कितने थे, 2 ATP पर CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम सेकेंड आते हैं, C3 साइकिल कितने होते हैं, 3 ATP पर CO2 मॉलिक्यूल, ये आपको पता है। अब अगर हम बात कर दें कि टोटल कितने होंगे तो आप कह सकते हैं टोटल कितने हो जाएंगे, 5 ATP पर CO2 मॉलिक्यूल, ये ध्यान दीजिए। अब अगर हम आपसे एक चीज और बोलें कि एक हेक्सोस बनने में कितने ATP यूज होंगे तो टोटल कितने हो गए, आप कह सकते हैं 10 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन टेक कितना लेगा, आप कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो कितना लेगा। तो आप जानते हैं 6 CO2 को लेता है तो ATP कितने हो जाएंगे, ये देखिए 1 से इतने 5 हो गए तो आप कह सकते हैं 6 × 5 = 30 ATP। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए एक साइकिल के लिए 30 ATP का यूज होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास को वाइंड अप करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।